जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन एनसीईआरटी के हम कुछ बड़े मार्वलस क्वेश्चंस पे पिकअप कर रहे हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉम्पिटिशन्स की रीढ़ माने जाते हैं। मतलब कि ऑलरेडी कंपटीशन के क्वेश्चंस को सीरियसली वॉच किया जाए, जेई मेंस को देखा जाए या और जो सेवरल कंपटीशन इस स्तर पे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस मैं अब जो सॉल्व करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी के, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मतलब एक तरीके के बेस तैयार करते हैं। काफ़ी ये मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। चलते हैं, नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। जैसे एक क्वेश्चन हमारा ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन हियर, या जो रिजल्ट की बात करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। फाइंड ऑल यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। ये है कि एक्स वाई प्लेन में सारे यूनिट वेक्टर्स निकालना है। मतलब ये कि हमारा जो ये जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड में कहीं भी हम यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे इसकी बात करने जाना है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन की बात है। एक्स वाई प्लेन क्या है, या जो हमारा ये बोर्ड का प्लेन है, बात एक ही है। तो इस हमने बोर्ड के प्लेन में एक्स वाई तल बना लिया। जैसे अपने कॉपी के जो कागज़ है ना, जब कागज़ पे ये फिगर ड्रा करते हैं तो वो प्लेन ऑफ पेपर हो जाता है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, अब यहाँ हमें क्या करना है कि इस एक्स वाई प्लेन में एक ऐसा वेक्टर लिखना है, यानी एक ऐसे वेक्टर की तलाश करनी है जो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, तो हम एक्स वाई प्लेन में किसी भी वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं कि वी नो दैट any vector in xy plane is, जनरली हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं और xi प्लस वाई जे कैप लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। अच्छा, अगर ये हमारा यूनिट हो जाए, इफ ये क्या है, दिस इज एनी वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में कोई भी वेक्टर हमेशा एक्स वाई के फॉर्म का होगा और जहाँ एक्स वाई कंप्लीट होना चाहिए, नॉलेज बिलोंग्स टू द रियल नंबर। मतलब कोई भी एक्स वाई आप रियल नंबर पुट करिए तो ये जो होगा आपको एक्स वाई प्लेन में कोई न कोई वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। अब अगर ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करे, इफ this vector represents unit vector, then क्या होगा, हमें पता है कि जो मॉड ऑफ r होगा वो 1 होगा। मीनिंग कि मॉड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू 1, मीनिंग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या मिला है आपको? दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये वो सर्किल है जिसका सेंटर हमारा कहाँ है भाई, 0 0 है, और जो रेडियस है इसकी 1 है। दिस यानी अगर हम यहाँ एक शेप बनाएं यूनिट सर्किल का एक्स वाई प्लेन में, ये बना लें, तो ये सर्किल यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बड़ा बिगिनर स्टूडेंट जो इसको पढ़ लेता है वो समझता है कि दिस सर्किल रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर, नॉट। अगर ये कंसेप्ट अभी तक आपके दिमाग में है तो प्लीज़ इस कंसेप्ट से दूर हटिए। ये सर्किल यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करती है, क्योंकि जब भी आप वेक्टर की बात करते हैं ना, वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन सेगमेंट। एक वो लाइन होनी चाहिए ना, डायरेक्टेड लाइन का मतलब कि एक डायरेक्शन होगा, कोई डायरेक्शन होगा। यहाँ यूनिट वेक्टर क्या होगा कि वे सारे पॉइंट जो इस यूनिट सर्किल पे हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ P0 ले लिया, ये पॉइंट कोई P1 ले लिया, ये कोई स्टूडेंट यहाँ P2 ले लिया, मतलब उस सर्किल के सरकमफरेंस पे ही लेना है। ये कोई P3 ले लिया, दिस मान लीजिए ये कोई P4 है, ऐसे ये सारे पॉइंट्स। तो आप O से उन पॉइंटों को मिला दीजिए। जैसे आपने OP1 मिलाया तो दिस डायरेक्शन, दिस OP0 दिस। अब जैसे आपने OP1 मिलाया, दिस OP1 एक दिस इज ए वेक्टर हियर। आपने OP2 मिलाया, दिस वेक्टर, राइट। OP3 इसी तरीके से आपने निकाला, दिस, ये सब निकाला आपने। अगर इन सबका आप माड निकालते हैं तो इन सबका माड क्या होगा, सिंस दिस माड ऑलवेज रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ द सर्किल, और सबकी वैल्यू रेडियस 1 आएगी। तो
ये जो OP1 OP0 जो इस टाइप के हमारे जो वेक्टर्स हैं वो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे इन XY प्लेन। दिस यानी दिस इज द यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन। यानी कोई भी यूनिट सर्किल ले लीजिए, उस पर कोई पॉइंट ले लीजिए, तो उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा दिस इज यूनिट वेक्टर। क्या हो गई एक लाइन में बात कि यूनिट सर्किल आप बनाइए और उस यूनिट सर्किल पे जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे आप ओ से मिला दीजिए। दिस उसको हम लोग रेडियस वेक्टर भी कहते हैं। तो वो जो रेडियस वेक्टर होगा मतलब OP0 OP1 जैसी जो ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आएगी ये हमारी यूनिट वेक्टर है। अच्छा, अब इनको हम थोड़ा पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, थीटा के फॉर्म में। तो देखिए सबको पता है कि अगर ये हमारा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की एंगल थीटा है तो अच्छा ये OP11 है। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं और इसके कोऑर्डिनेट को जनरली मैं XY लिखूं तो x इज इक्वल टू क्या होगा, कास थीटा होगा, और y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। वैसे जनरली x इज इक्वल टू आर कास थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, बट आर रेडियस यहाँ 1 हो गई। अब ये x कास थीटा y साइन थीटा, अच्छा थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी है, सिंस से पूरे सर्किल के सरकमफरेंस की बात आ रही है तो थीटा वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई। ठीक है जी। अब वेक्टर r अगर मैं लिखूं दिस r तो क्या हो जाएगा, कास थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और इस वेक्टर r को मैं ऐसे न लिख करके अब यूनिट वेक्टर की दुनिया का सिंबल थोड़ा यूज कर लें, दिस। तो दिस रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की आप कोई वैल्यू लिखिए 0 से 2 पाई के बीच में, आप जितनी वैल्यू लिखेंगे तो कितनी वैल्यूज लिख सकते हैं, अनंतों वैल्यू होंगी भाई 0 से 2 पाई के बीच में। तो वो जितनी वैल्यू आप लिखेंगे वो सारी की सारी वैल्यू जो r जो वो होगा वो आपको यूनिट वेक्टर देगा। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अक्सर देखने में आता है ना कि वो बहुत सारे स्टूडेंट इसको यूनिट वेक्टर समझ लेते हैं, दिस इज यूनिट वेक्टर, बट दिस इज नॉट यूनिट वेक्टर। जब वेक्टर्स की बात आती है तो ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जैसे यहाँ OP1 है OP2 है, ये तो है लाइन बट ये तो लाइन नहीं है, दिस इज ए सर्किल हियर। तो ये कन्फ्यूजन्स से आप थोड़ा दूर हटिए कि ये हमारा यूनिट वेक्टर नहीं है XY प्लेन में, दिस इज ए सर्किल, यूनिट वेक्टर हमारा ये है इन XY प्लेन। और थीटा की कोई भी वैल्यू लिख दीजिए आप। ठीक है जी। अब चलते हैं थोड़ा कुछ NCERT के और क्वेश्चंस जो मिसलिनियस एक्सरसाइज के हैं उस पे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि जनरली NCERT में जो मिसलिनियस रहते हैं ना अक्सर देखने में आता है कि डायरेक्ट उस बेस पे क्वेश्चंस जो होते हैं वो जी मेंस में बना दिए जाते हैं। अक्सर क्वेश्चंस उस बेस पे बनाए जाते हैं और क्यों रीजन बड़े मार्वलस क्वेश्चन होते हैं। जैसे यही था एक इसका हमारा है ये NCERT का ही है एक कि XY प्लेन में आप यूनिट वेक्टर लिखिए। कैसे लिखेंगे, तो जब भी XY प्लेन में यूनिट वेक्टर की बात आएगी तो कास थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप ये जो है ऑलवेज रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर। अच्छा थीटा दिया होगा भाई, यूनिट वेक्टर का कोई न कोई डायरेक्शन होगा ना, ऑलरेडी वो तो गिवन करेगा कि इस डायरेक्शन में निकालना है, बस वो थीटा लिख दीजिए निकल जाएगा आपका। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस और हम थोड़ा पिकअप कर लें NCERT का। जैसे एक क्वेश्चन है NCERT का, थोड़ा मैं इसको पहले पढ़ दूं। ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 10 का। ये क्वेश्चन हम एक बड़ा मार्वलस क्वेश्चन से पिकअप कर रहे हैं। 12 क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या कंसेप्ट क्या लॉजिक छिपी है इस क्वेश्चन में, हम अभी फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लें। कह रहा है कि लेट A इज इक्वल टू A एक वेक्टर गिवन है और इसकी वैल्यू है I कैप प्लस 4J कैप प्लस 2K कैप। दिस वेक्टर B हमारा है 3I कैप माइनस 2J कैप प्लस 7K कैप, ये है ठीक। एंड अच्छा साथ साथ वेक्टर C भी गिवन है। वेक्टर C है 2I कैप माइनस J कैप प्लस 4K कैप, ये है। कह रहा है कि फाइंड ए वेक्टर D, फाइंड ए वेक्टर D मतलब उस वेक्टर D की आपको तलाश करनी है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, बोथ, ये बात है। एंड C डॉट D की जो वैल्यू है वो 15 है, ये बात है। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले एक एक वर्ड्स को क्लियर कर लें।
क्योंकि जब तक वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे, क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे, बार बार कहते हैं कि इस स्तर की जो मैथमेटिक्स है या जो हर मैथमेटिक्स है इसके बाद की, वो सब कुछ उसके वर्ड्स में ही छुपा रहता है। तो पहले वर्ड्स क्लियर हो, उसका लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कह रहा है कि वेक्टर ए गिवन है, ठीक है, वेक्टर बी गिवन है, ये भी बात ठीक है, वेक्टर सी गिवन है, ये भी बात ठीक है, कोई यहाँ लफड़ेबाजी नहीं है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वेक्टर्स गिवन है। अब क्या है कि फाइंड ए वेक्टर डी। अब यहाँ से भी सीरियस होइए, वर्ड की जादूगरी देखिए। कह रहा है कि हमें उस वेक्टर की तलाश करनी है, वेक्टर डी, विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, जो दोनों के परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। यानी जो वेक्टर डी है वो ए और बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। साथ साथ डी वेक्टर जब आप सी के साथ डॉट निकालेंगे तो वैल्यू 15 होनी चाहिए। यानी एक एक्स्ट्रा कंडीशंस और इसमें भिड़ा दिया इसने कि डी आपको निकालना है जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो। यही अगर कह देता तो क्वेश्चन तो फिर चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाता ना। तो इस क्वेश्चन में कोई टेक्निकलिटी नाम की चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि जनरली स्टूडेंट को पता है कि अगर कोई मुझे दो वेक्टर्स गिवन है और कोई वेक्टर उसके परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है तो सीधे उसका क्रॉस निकाल लेते हैं। जैसे कोई वेक्टर से गिवन है, कोई वेक्टर से बी गिवन है और आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए कि ए और बी के परपेंडिकुलर कौन वेक्टर होगा, तो कैसे निकालेंगे? मुझे पता है ए क्रॉस बी निकालते हैं और ए क्रॉस बी जो होता है ए के परपेंडिकुलर भी होता है, बी के परपेंडिकुलर भी होता है। या यूँ कहें कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो बात एक ही है हमारी। अच्छा, ए क्रॉस बी निकालिए या बी क्रॉस ए निकालिए, बात एक ही है कि दोनों वेक्टर्स जो होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अभी बात अलग है, अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिखेंगे और बी क्रॉस ए निकालेंगे अगर वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो निगेटिव हो जाएगा। बट मैग्नीट्यूड एक ही रहेगा, बस वो प्लस माइनस का डिफरेंस हो जाता है और कोई इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो चलिए, तो परपेंडिकुलर हम पहले निकाल लें, यानी ए और बी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर में निकालना हूँ, तो चलिए निकाल लें। अब उसका नाम मैं कुछ अलग रखूँगा, ए और बी के परपेंडिकुलर। तो द वेक्टर सबको पता है, सॉल्यूशन की बात मैं करने जा रहा हूँ। चलिए, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ इज गिवन बाई, किस रिलेशन से निकालते हैं भाई? ए क्रॉस बी, और इसकी जो वैल्यू निकालने का है वो रूल आई जे और के हो गया। ए में आई जे कोफिशिएंट देख लिए ताबड़तोड़, 1 4 2, ठीक है, 1 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। सही बी में आ जाइए, ये 3 है, ये -2 है, ये 7 है। देखिए भाई, मैथमेटिक कैलकुलेशन की गलती नहीं होनी चाहिए। आई कैप ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 28, ठीक है, और ये हो जाएगा +4 माइनस जे कैप, ये ऐसे हो गया, 1 और 2 बचा, 3 और 7 बचा, ये हो गया 7 - 6, ठीक है जी, प्लस के कैप। यहाँ आके देखिए तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 1 4 और 3 -2 बचेगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसमें होगा तो -2, उसके बाद इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये -12 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 32 आई कैप और ये हो जाएगा -j कैप और ये -14 के कैप हो जाएगा भाई। दिस इज द ए क्रॉस बी, हो गया, ठीक है, राइट। अच्छा, ए क्रॉस बी जो वेक्टर निकला है मैं सी नाम न दूं, डी भी नाम न दूं, क्योंकि सी और डी ऑलरेडी यहाँ इंडिकेट है, तो मैं कौन नाम दे दूं? चलिए मैं एम नाम दे रहा हूँ। क्या है, नाम ही तो देना है भाई। आप एम दे दीजिए, एन दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन जो भी कुछ देंगे वो जो वेक्टर निकल के आएगा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा और वो नॉन अफोर्डेबल है कि वो गलती क्षम्य नहीं है। क्योंकि हाँ, एक बार अगर कैलकुलेशन में गलती हुई ना तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चलते हैं। 3 - 2 7, ठीक है, 1 है, 4 है, 2 है, चलिए ठीक है। तो ये जो वेक्टर हमने एम निकाला है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, बात हो गई। यहाँ जो वेक्टर डी है वो ए और बी के परपेंडिकुलर तो है बोथ, और सी डॉट डी जो है 15 आना चाहिए, मतलब सी के साथ डॉट लगाएंगे तो 15 आएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर्स ए हमारा ये है और बी हमारा ये, दो वेक्टर्स हैं, हमने ए क्रॉस बी निकाला है, इनके बीच कुछ एंगल है,
ठीक है। अच्छा, एक राशि भी हमने निकाला तो जीरो नहीं आया है, तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि इनके बीच एंगल कुछ ना कुछ होगी, वो जीरो नहीं होगी। चलिए, अब ये जो वेक्टर हमने एक राशि भी निकाला है क्या है, ये जो वेक्टर है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द दिस, इसका डायरेक्शन ये होगा, ये होगा हमारा। अच्छा, मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हम ले सकते हैं, डायरेक्शन एक होगा इसका, जो भी होगा एक राशि बी का जो डायरेक्शन निकाला है, जैसे ये हमारा बोर्ड है और बोर्ड के परपेंडिकुलर दिस द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम, राइट। ये हो गया। अगर ये कह देता तो हमारा वेक्टर एम इसका जवाब हो जाता, बट इसके आगे कहा है कि जो वेक्टर डी है ना, वो सी डॉट डी इज इक्वल टू 15 आना चाहिए, राइट। यानी अब यहाँ खेल जो है ना उसके मैग्नीट्यूड की है, यानी तो अब डी वेक्टर कैसा होगा, डी वेक्टर यही होगा, एम जैसा होगा, यानी जो डी जो वेक्टर होगा हमारा, यानी ऐसे समझिए कि जो डी वेक्टर का हमारा जो डायरेक्शन होगा और जो एम वेक्टर का जो मेरा डायरेक्शन होगा वो एक ही होगा। दिस, इनके बीच एंगल जीरो होगी या पाई होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो ले लीजिए या पाई ले लीजिए, डजंट मैटर है, कोई मैटर नहीं है। तो क्योंकि जब एक राशि बी निकाले हैं तो एक राशि बी में मुझे डी भी लेना है और एम भी लेना है, तो एम का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन मेरा डी का होगा। बात बिल्कुल एक क्लियर है, क्योंकि डी वेक्टर्स की जो मुझे तलाश करनी है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और परपेंडिकुलर वेक्टर हमने एम निकाल लिया है, तो वेक्टर डी का डायरेक्शन और वेक्टर एम का डायरेक्शन एक है, राइट। अंतर क्या होगा, मैग्नीट्यूड में होगा, राइट। अच्छा, वो मैग्नीट्यूड पे ही गेम खेली गई है, तो मैग्नीट्यूड हम डी का क्या लिखेंगे, तो डी इज इक्वल टू एम वेक्टर तो मैं लिख नहीं सकता हूँ, डायरेक्शन एक होने से उनका मैग्नीट्यूड एक है कोई ज़रूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। अगर ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इसके लिए एक रिजल्ट है, कोई भी अगर वेक्टर पैरेलल है तो वेक्टर डी कैसे लिखते हैं, डी इज इक्वल टू लैम्डा एम, वेयर लैम्डा बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ये बात लिखी जाती है हमारी। तो जब भी कोई पैरेलल वेक्टर की बात आए तो यूज दिस कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट का ही यहाँ लास्ट में यूज करके ये चीज़ दी हुई है। तो d इज इक्वल टू लैम्डा एम, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, लैम्डा क्या है, व्हाट इज द लैम्डा, मुझे पता करना है, पता ही नहीं है, एम है, एम हमने निकाला है, तो ये हो गया 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, ये हो गया, ठीक। अब अंडर कंडीशन ये है कि सी डॉट डी जो है 15 होना चाहिए, तो चलिए सी डॉट दिस इज द 15 निकाला जाए, तो सी डॉट डी चलते हैं यहाँ आ जाते हैं, तो सी डॉट डी डायरेक्ट मैं निकाल दूँ या लिख ही लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। सी क्या है, ये है हमारा, ये है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप दिस डॉट डी, डी की मीनिंग मेरी ये है लैम्डा, और ये है 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप इज इक्वल टू 15। चलिए लैम्डा ऐसे कर ले, स्केलर है तो बाहर हो गया, डॉट और क्रॉस हमेशा वेक्टर पे लगता है, तो 2i और यहाँ डॉट करेंगे तो 1 होगा, i डॉट y1, तो 32 दूना ये हो गया 64 दिस, और ये माइनस माइनस करेंगे तो ये हो गया प्लस, और ये हो जाएगा अगेन माइनस 14 चौका होगा 56 दिस, ये खेल हो गई, इज इक्वल टू 15 हो गया। तो लैम्डा क्या आ गया 15 अपान एक हो गया 65, तो 65 में से हम निकाल देते हैं 56, यही हुआ, तो ये 9 हो जाएगा, 9 6 15 अपान 9 हो गया, तो ये हो गया 5/3, लैम्डा की वैल्यू 5/3 आ गई, यस। तो डी जो निकालना है लैम्डा इज इक्वल टू हम 3/5 यहाँ लिख दें, तो क्या आ जाएगा हमारा, देख लीजिए, तो डी इज इक्वल टू जो हुआ लैम्डा मतलब कि 5/3, और यम क्या है, मतलब ये यहाँ 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। बट ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जो आंसर गिवन है ये 1/3 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 5 दूना 10, 116 आई कैप हो गया, माइनस ये हो जाएगा 5 जे कैप हो जाएगा, और 14 25 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस। एनसीईआरटी में जो आंसर इस टाइप का दिया हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिखिए ये लिखिए, बात वहाँ एक ही है। तो यहाँ ये जो कंसेप्ट था ना वो यहाँ एक आगे बढ़ गया था, बट अगर ये परपेंडिकुलर होता तो डी निकाल के मेरा काम चल जाता, बट दिया था कि नहीं सी के साथ जब डी लगाएंगे वो 15 आएगा, तो फिर वो जो हमारा जो वेक्टर होगा जहाँ सी के साथ उसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 15 आएगा, वो डी हमारा ये होगा, ठीक।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसके पीछे जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे टैकल करेंगे। अब एक क्वेश्चन थोड़ा मैं और यहाँ पिकअप कर लूँ। एक वो भी क्वेश्चन है इसी टाइप का, और इस टाइप क्वेश्चन को जहाँ भी मिले आप उसको लगाइए, क्योंकि एक्सपीरियंस से कहता है ऐसे क्वेश्चंस पे ही कॉम्पिटिशन्स में टेक्निकल चीज़ों को बनाया जाता है। अब डायरेक्ट नहीं पूछा था, उसने यहाँ घुमा दिया। अच्छा, अब वो C क्रॉस D भी कह सकता था, ऐसा भी वो दे सकता था। और किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, डायरेक्शन तो एक होगा बट मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि इसे परपेंडिकुलर, एक बार और उसको समझा दें थोड़ा, एक बार और यहाँ ध्यान दीजिए ताकि बिल्कुल वो क्लियर हो जाए वो कॉन्सेप्ट। ये हो गया एक रात भी मान लीजिए परपेंडिकुलर, सबका डायरेक्शन तो एक हो जाएगा, यहाँ सबका डायरेक्शन ठीक। मैग्नीट्यूड का मतलब इसके लेंथ से होता है, तो हो सकता है कुछ लेंथ ऐसा भी हो जाए, इस इतने लेंथ का वेक्टर बना दिया जाए, हो सकता है कि इसको यहाँ ला दिया जाए, हो सकता है ये कम कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, कम लेंथ का बना दिया जाए। तो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है बट डायरेक्शंस तो एक ही होगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन पे और आते हैं, और ये भी मिसलिनियस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन हियर, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। यानी हमें लिख दे रहे हैं, चलिए, फाइंड ए वेक्टर of magnitude 5 units and parallel to resultant of vectors। A given है, यहाँ A है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, एंड जो वेक्टर बी गिवन है वो ए है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। चलिए इस टाइप क्वेश्चंस में क्या कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को थोड़ा देख लें। व्हाट इज द कंसेप्ट अबाउट दिस क्वेश्चन। क्या कहा है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, यानी वो वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, जिसका मान आप निकालते हैं ना तो 5 आ जाए, एंड पैरेलल, और पैरेलल हो वेक्टर, किसके पैरेलल हो, रिजल्टेंट ऑफ, किनके रिजल्टेंट है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो पहले ए और बी का रिजल्टेंट निकाला जाए। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, सीधा सा पार्ट ए प्लस बी ऐड कर देते हैं। यहाँ अगर वेक्टर आई जे के फॉर्म का दिया हुआ है तो एस गिवन है आई जे के का फॉर्म, तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये होता है। तो फिर क्या निकालेंगे, व्हाट 2i कैप, ऐसे ऐड कर लें, ये 2i है और ये i है, तो यहाँ कितना हो गया 3i कैप, यहाँ 3j है, यहाँ माइनस 2j, तो प्लस j, अच्छा ये माइनस के प्लस के कैंसिल हो गया। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ij आया, और ij का मतलब इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि एक ऐसे वेक्टर को तलाश करना है जो इसके पैरेलल है। देखिए आगे का कंसेप्ट, उस वेक्टर को निकालिए जो इसके पैरेलल है। तो पहले हम यही वेक्टर नहीं निकाल देंगे ना, पहले हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल कोई भी वेक्टर निकालते हैं। चलिए पैरेलल आ गया ना, जो वेक्टर को तलाश करना है वो वेक्टर इसके पैरेलल होना चाहिए। तो इसके पैरेलल कोई भी वेक्टर कैसे लिखेंगे, चलिए लिखते हैं वेक्टर। अब हम नामकरण संस्कार उसका ए बी हो गया है तो सी दे रहे हैं, वेक्टर सी पैरेलल टू 3i प्लस जे इज गिवन बाई, कैसे लिखेंगे बताइए, दो वेक्टर अगर पैरेलल है, बताया था अभी हमने, जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट आया था। c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस वेक्टर में, हो गया, फिनिश हो गई बात, हो गई है।
ये क्या है, ये जो वेक्टर हमने सी निकाला है ये ए और बी के जो रिजल्टेंट निकले हैं उसके पैरेलल वेक्टर है। अब लैम्डा के ऊपर डिपेंड करता है कि लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, इसीलिए उसका मैग्नीट्यूड यहाँ 5 दिया हुआ है। ये तो हो गया भाई, ये तो पैरेलल हो गया। पैरेलल इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द वेक्टर्स होंगे ना, जैसे देखिए जैसे वेक्टर इस डायरेक्शन में दिया है। अब आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, कोई भी वेक्टर है मान लीजिए, अब इसके पैरेलल वेक्टर लिखना है तो ये हो गया, ये हो गया, अच्छा ये भी हो गया पैरेलल, ये भी हो गया। क्या डिफरेंस हो रहा है बताइएगा आप, देखिएगा ध्यान से, ये हो गया। अब तो बहुत दूर नहीं बढ़ाएंगे, चलिए ये हो गया, सब वेक्टर पैरेलल है। क्या डिफरेंस है, कितने पैरेलल वेक्टर खींच सकते हैं, किसी वेक्टर के पैरेलल इनफाइनाइट वेक्टर खींच सकते हैं, जैसे हमने भी खींचना था, कीजिए आप। डिफरेंस क्या होगा, लेंथ देखिए हमने कुछ अलग किया हुआ है, मतलब मैग्नीट्यूड सबका अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ वही बात कही है कि मुझे रिजल्टेंट जो वेक्टर है जिसके पैरेलल वेक्टर की तलाश करनी है उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। मतलब कि ये जो वेक्टर की तलाश करनी है, रिक्वायर्ड है जो मुझे वेक्टर निकालना, यानी जो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है वो क्या होगा, मॉड ऑफ जो सी होना चाहिए वो 5 होना चाहिए बस। तो चलिए मॉड ऑफ सी निकाल लीजिए। तो मॉड ऑफ सी का मतलब होगा मॉड ऑफ 3 लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा अंडर रूट क्या है, लैम्डा बाहर हो जाएगा, ये हो गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया 5। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5/√10। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू उठा करके यहाँ लिख दीजिए। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/√10 दिस 3i कैप प्लस जे कैप, ये हो गया। अच्छा √10 और √10 से अगर ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें जैसा वो व्यवस्थित किया है तो ये 5 और ये 2 हो जाएगा। तो ये c इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और √10 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 3/√10i कैप प्लस √10 जे कैप, ये आंसर हो गया हमारा। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चंस के पीछे जो कंसेप्ट और लॉजिक रही है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल किया जाएगा, टैकल किया जाएगा, ये कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। मिसलिनियस जो हमारी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उस पर ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बनाए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए कि क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं। तो जो चीज़ नहीं आ रही है उसको आप लिखें और हम आपको स्वागत करते हैं, हम उसका जवाब देंगे। एक बात और, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे हम कोई वीडियो लेक्चर डालें तो आपको वो चीज़ें प्राप्त हो जाए। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।